चलिए, तो ओपन करेंगे लोकल होस्ट और अपना बैच टाइम। ट्वेंटी सिक्स। तो लास्ट क्लास में हमारा जो फॉर लूप था, वो कीज एंड वैल्यू तक हुआ था। उसके आगे से हमें देखना है। ठीक है, तो ये था एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देखेंगे, फॉर ईच लूप ऑन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए आप अपने यहाँ से फाइल ओपन करें और ये हमारे पास अपना ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया है और इसके अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट के नाम से क्लास है, जिसमें हमने दो अपने पब्लिक डिफाइन किए हैं वेरिएबल्स लाइक नेम एंड कोर्स। और इसके ऊपर हम लोग डेटा को यहाँ से जो है वो अपना बाइंड कर रहे हैं। माई स्टूडेंट इज़ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लिखा न्यू स्टूडेंट और यहाँ से नेम और यहाँ से अपना कोर्स। तो माई स्टूडेंट जो हमारा वेरिएबल है, जिसके अगेंस्ट हमारा क्लास स्टूडेंट बाइंड है, जिसमें को हम लोगों ने न्यू ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू इन दो बेसिस पर उसको चेक कर रहे हैं। तो ज़रा यहाँ से इसका आउटपुट आप देखें कि हमें क्या रिसीव होता है। इसमें नेम क्या है, जॉन डोए, एंड कोर्स क्या है, कंप्यूटर साइंस। तो नेम, दो चीज़ें चलती है इसके अंदर, इसके बिहेवियर होते हैं क्लास के अंदर ना, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक करने से क्या होता है कि हम इसको बाहर एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट करने से ये इसी के अंदर एक्सेसिबल होगा, बाहर एक्सेसिबल नहीं होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये कि एक क्लास का वेरिएबल कोई दूसरी क्लास में नेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये उस केस में काम आता है। हाँ, अभी इनको हमने कोई वैल्यू नहीं दी है, वैल्यू यहाँ से जा रही है नीचे से। जैसे नेम के अगेंस्ट नेम बाइंड किया हुआ है, कोर्स के अगेंस्ट कोर्स को बाइंड किया हुआ है। कंस्ट्रक्टर में हम लोग, हाँ, कंस्ट्रक्ट जो इसको बोलते हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, लेकिन यहाँ पर डबल अंडरस्कोर से कंस्ट्रक्ट लिखा जाता है, जिसके अंदर हम लोग नेम और कोर्स जो हम लोगों ने दोनों डिफाइन किया उनको यहाँ पर लाके आप कॉल करेंगे। फिर नेम के इक्वल टू, अब जो हमने यहाँ पे लिखा है नेम और कोर्स, इसको आप कोई भी की नेम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने यही नेम रखना है, बट आसान होता है अंडरस्टैंड करना किसके अगेंस्ट किसको बाइंड कर रहे हैं। तो आप जैसे यहाँ पर नेम के अगेंस्ट डॉलर नेम को बाइंड करें, कोर्स के अगेंस्ट कोर्स को बाइंड कर रहे हैं आप। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जब मैं यहाँ से इस न्यू स्टूडेंट के अंदर यानी कि इस क्लास में, क्लास ऑब्जेक्ट में डेटा कॉल करूँगा, तो वो नेम पर नेम बाइंड होगा ऑर्डर वाइज, और कोर्स के ऊपर कोर्स बाइंड होगा। तो दिस सेल्फ कीवर्ड के लिए हमें लिखना होता है इसके अंदर, नहीं लिखेंगे तो ये नहीं चलेगा इसके अंदर। तब जैसे मान लो कि मैं कंट्रोल इसको कट करके अगर मैं इसके बाद लगा देता हूँ, अब यहाँ पर आप इसको सेव करके रन करो, तो ये स्विच कर देगा इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि वो उसी ऑर्डर में डेटा को रीड कर रहा है जिस ऑर्डर में आप लेके आए हो डेटा को। बट तो यहाँ ध्यान रख दो कि जो हमारा पब्लिक है, पब्लिक रखने से फ़ायदा ये होता है कि अगर हम लोग एक लॉजिक के अंदर मल्टीपल क्लासेस चला रहे हैं, जैसे एक क्लास स्टूडेंट है, एक क्लास कोर्स है, एक क्लास आपका कैटेगरी है, तो किस किस में आप उसको यूज़ करना चाह रहे हो तो पब्लिक लगाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हो कि ये मेरा किसी दूसरे में एक्सेसिबल ना हो, तो हम लोग यहाँ पर इसको प्राइवेट से एक्सेस करते हैं। ठीक है, आगे डिटेल में समझोगे इन चीज़ों के बारे में। अभी जस्ट प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करो कि इसको हम लोग लूप में कैसे डालें। तो माई स्टूडेंट जो हमने एक वेरिएबल नेम अपना डिफाइन किया है, तो ध्यान रखना ऑब्जेक्ट जब भी आप डिफाइन करेंगे तो न्यू इज़ मैंडेटरी। ठीक है, ये आपका जावास्क्रिप्ट में और यहाँ पीएचपी में दोनों में सेम रहेगा। दोनों पैरामीटर को हम लोग वैल्यू क्या दे रहे हैं वो आप यहाँ से जाके कॉमा लगा के डिफाइन करेंगे। एक मिनट दीजिएगा, किसका आ रहा है ये पर, उमेश कंपनी ने टास्क मिला है, कल सबमिट करना है। lunch time, check everyone.
तो माई स्टूडेंट हमने यहाँ पर अपना वेरिएबल कॉल किया एज प्रॉपर्टी, और उसके अंदर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टी क्या है, इसके अंदर नेम एंड कोर्स, वैल्यू क्या है उसके अंदर, जो हम लोगों ने यहाँ से उसके अंदर डेटा बाइंड किया है इसके अगेंस्ट। तो आपको नेम के अगेंस्ट नेम दिखाएगा, वैल्यू के अगेंस्ट आपको वैल्यू शो करेगा। तो हमने बी आर का यहाँ पर यूज़ किया है। तो यहाँ पर जब लूप आपका रन होता है तो फर्स्ट लाइन में हमें आता है नेम, रिफ्रेश कर लेंगे इसको, और ये सेकेंड लाइन में हमारा कोर्स। तो ये है क्या, की और की वैल्यू। अब इसमें अगर आप ब्रेक लगाना चाहते हो तो जैसे हमने यहाँ पर एक एरे डिफाइन किया, रेड ग्रीन ब्लू येलो, ठीक है। आप चाहते हो कि भाई जैसी ब्लू आए उसके बाद में ब्रेक हो जाए। एक तो होता है कि ब्रेक हम कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ़ वैल्यू इज इक्वल टू 3 तो आपका ब्रेक हो। बट यहाँ पर ब्रेक कैसे हो रहा है, हम यहाँ पर मेरे पास एरे में एन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, हमने पर्टिकुलर किसी वैल्यू को चेक करा के लूप को अपने रोक देना है, ठीक है। तो जहाँ पर हम लोग पहले नंबर्स पास कर रहे थे वहाँ पर क्या करेंगे, अपने एरे की वैल्यू को पास, और उसके बाद आपका जो लूप होगा वो ब्लू के जैसे रीड करेगा तो रेड और ग्रीन को प्रिंट करके बंद हो जाएगा। चेक करें, यहाँ पर रेड और ग्रीन आपका यहाँ पर लूप वर्क किया। जब हमने कंटिन्यू चलाया, ठीक है, ब्लू के बेसिस पर, तो उसने रेड ग्रीन को प्ले किया, जिस पर हमने चेक कराया था कंटिन्यू का, उसने उसको स्किप किया और आगे येलो से फिर से कंटिन्यू हो गया। तो यहाँ पर आपको एक नया जो मिल जाता है वो है फॉर ईच में रेफरेंस, बाय रेफरेंस। तो बाय रेफरेंस कैसे काम करते हैं, व्हेन लूपिंग थ्रू द एरे आइटम्स एनी चेंजेस डन टू द एरे आइटम विल बाय डिफॉल्ट नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल एरे। बाय डिफॉल्ट चेंजिंग एन एरे आइटम विल नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल एरे। ओरिजिनल एरे जो है आपका वो एज इट इज रहेगा, बट जो आपने उसके अंदर चेंजेस डाले हैं वो आपको यहाँ पर नीचे डिस्प्ले होंगे। जैसे हम लोग यहाँ लिख रहे हैं रेड ग्रीन वायलेट येलो, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं रेड ग्रीन ब्लू येलो, तो हमारा एरे चेंज हो गया। ओरिजिनल क्या है हमारे यहाँ पर, ये वाला डेटा आ रहा है इसके अंदर। ज़रा चेक करो, इसके लिए हमने क्या लिखा, रेड, नीचे जाएं यहाँ पर रेफरेंस वाले एग्जांपल में, सो डॉलर कलर्स इज अ एरे वेरिएबल, और एरे इक्वल टू रेड ग्रीन ब्लू येलो यहाँ पर मेंशन है। फॉर ईच यहाँ पर आपका डॉलर कलर्स एज डॉलर एक्स प्रिंट हो, डॉलर एक्स टू टाइम इक्वल टू, अगर ब्लू आता है इसको वो अपडेट करके क्या बना दे, वायलेट कर दे उसको, ठीक है। और जब आप इसको प्रिंट करते हैं और वेरिएबल डंप कलर्स को जब आप चेक करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, वायलेट वाला आपको डिस्प्ले हो रहा है इसके अंदर। सो बाय यूजिंग द एंड करेक्टर, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एंड करेक्टर का यूज़ करेंगे इसमें। एक यह है नॉर्मल, अब ये क्या है, एंड करेक्टर के साथ हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, बाय यूजिंग द एंड करेक्टर इन फॉर ईच डिक्लेरेशन द एरे आइटम इज असाइंड बाय रेफरेंस which results in any changes done the array item will also be done to the original array। तो यहाँ पर आपका दोनों जगह पर चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट दिखाई देगा। जैसे अब इसको आप प्रिंट करिए तो रेड ग्रीन वायलेट येलो, जबकि यहाँ पर हमारा ब्लू आ रहा था, वायलेट नहीं आ रहा था। तो नॉर्मल अगर आप इस तरह से जाते हैं तो आपका सिर्फ करंट पे चेंज होगा, ओरिजिनल एरे आपका चेंज नहीं होगा। लेकिन एंड के साथ अगर आप जाते हैं तो जो आप चला रहे हैं वो प्लस जो आपका एरे डिफाइंड है ओरिजिनल, उसमें भी चेंजेस आपके कॉल हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एंड। तो चॉइस इज योर कि आपने क्या करना है, रनिंग में चेंज करना है या फिर मेरे को अपने एरे को ही अपडेट करना है। तो अगर ओरिजिनल एरे अपडेट करना है तो एंड लगाना है, अगर ओरिजिनल एरे को एज इट इज रखना है तो आपने इस तरह से जाना है विदाउट एंड। तो यहाँ पर आप देखें कोई एंड का सिंबल हमने यूज़ नहीं किया है, मतलब डजंट अफेक्ट ओरिजिनल एरे। इसमें ओरिजिनल एरे आपका अफेक्ट हो रहा है इसके अंदर। इसका ऑल्टरनेटिव सिंटेक्स में मिलता है, फॉर ईच लूप सिंटेक्स कैन ऑल्सो बी रिटन इन द एंड फॉर ईच स्टेटमेंट लाइक दिस, लूप थ्रू द आइटम्स ऑफ एन इंडेक्स एरे। सो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, इस तरह के एरे को बोलते हैं इंडेक्स। और अगर लिखा होता कलर इक्वल टू रेड, कलर इक्वल टू ग्रीन, तो मतलब हो गया एसोसिएटिव एरे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, फॉर ईच डॉलर कलर्स एज डॉलर एक्स, और यहाँ पर हमने इसको क्या बोला, एंड फॉर ईच, ठीक है। जिसमें आपको वो सब कोड ब्लॉक की ज़रूरत नहीं रहती, जो हम लोग कोड ब्लॉक ये वाले लगाते हैं इस तरह से। ये आप देख रहे हैं कोड ब्लॉक, तो आपका एंडिंग इसमें इस तरह से जाएगी। एक तरह से टर्नरी की तरह आप इसको मान के चलो, वैसा कुछ ये परफॉर्म करता है। फंक्शंस, PHP में आपको फंक्शंस मिलते हैं। इसकी फाइल को आप यहाँ से जाके ओपन कराइएगा, बैक करेंगे, फंक्शंस। द रियल पावर ऑफ PHP कम्स फ्रॉम इट्स फंक्शन। तो जैसे जावास्क्रिप्ट में आप लोग देखते हो जितनी बार भी हमारा कहीं पर बनाना ब्रैकेट यूज़ होता है वहाँ पर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मेथड,
ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फंक्शंस। ठीक है, जो भी आप कहीं पर भी डिफाइन करते हो, ठीक है, इस तरह की, जैसे एक तो हमारा खुद का अपना फंक्शन होता है और कई बार जो हम लोग इसके अंदर चीज़ें कॉल कराते हैं वो भी हमारी फंक्शन ही होती है। अभी समझाते हैं इस चीज़ को, पहले जरा इसको देखें। सो PHP के अंदर 1000+ बिल्ट इन फंक्शंस पहले से प्रीडिफाइन है। ठीक है, तो जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं डेट मेथड, डेट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है, डेट फंक्शन है। एंड इन एडिशनल यू कैन क्रिएट योर ऑन कस्टम फंक्शन। The built-in function, PHP has over 1000 built-in functions that can be called directly from within a script to perform specific task. The user-defined function की बात करेंगे. Besides the built-in PHP function, it is possible to create your own function. A function is a block of statement that can be used repeatedly in a program. A function will not execute automatically when a page loads. A function will execute it by a call to the function. मान लो आपने कोई फंक्शन कीवर्ड लगा के कोई फंक्शन XYZ बना दिया इस तरह से, तो ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इसको कहीं पर बाइंड नहीं करते। तो जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है ना, ऑन लोड या ऑन क्लिक या डबल क्लिक, सिमिलरली वैसे आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप यहाँ देखोगे कि हमने यहाँ पर क्या किया है, अपना एक फंक्शन जो है क्रिएट अ फंक्शन करते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेरेशन स्टार्ट विद द कीवर्ड फंक्शन सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट फॉलोड बाय द सेम नेम ऑफ द फंक्शन। अ फंक्शन नेम must start with a letter or an underscore. Functions name are not case sensitive. आप फंक्शन अपर केस लोअर केस कैसे भी लिख सकते हो, बट कीवर्ड इज अ प्रीडिफाइंड। गिव द फंक्शन अ नेम दैट रिफ्लेक्ट्स व्हाट द फंक्शन डज। सो आप यहाँ पर देखें, कॉल अ फंक्शन, टू कॉल अ फंक्शन जस्ट राइट द नेम फॉलोड बाई पैरेंथेसिस, और हमने इसका आउटकम लिया है अरीना एनिमेशन। तो आप यहाँ देखेंगे ये हमारा फंक्शन बना हुआ है, ये हमने इसको वैल्यू दिया हुआ है, बट इस फंक्शन को हमने कहीं पर कॉल नहीं किया है। बट एक प्रोजेक्ट में सेम नाम के आप दो फंक्शन नहीं बना सकते हैं, तो हमने इसका नेम क्या रखा है, माई फंक्शन 2। लिखने के बाद हमने इस फंक्शन के जस्ट बाद में इसको सेम जावास्क्रिप्ट की तरह कॉल भी किया हुआ है, तो काम कर रहा है हमारा, इसका आउटपुट हमें मिल रहा है। तो यहाँ पढ़ेंगे, द ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन कोड एंड ऑल्सो कर्ली ब्रेसेस क्लोज इंडिकेट्स द एंड ऑफ द फंक्शंस। सो इसका हमें आउटपुट क्या आ रहा है, अरीना एनिमेशन। PHP फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स जैसे कि हम लोग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट को पैरामीटर, कि हमने फंक्शन को अपने पैरामीटर दे दिया लाइक A, B। तो यहाँ पर A अगर डिफाइन करोगे, B डिफाइन करो, $A, $B हो जाएगा, क्योंकि पैरामीटर्स जो होते हैं वो भी एक वेरिएबल ही होते हैं आपके रन टाइम। तो यहाँ पर वो चीज़ डॉलर के साथ हो रही। तो हमने एक फंक्शन बनाया है स्टूडेंट नेम, $नेम, स्टूडेंट ID, एको किया हमने फंक्शन को, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखा $नेम बाइंड किया और स्टूडेंट ID को बाइंड किया, और यहाँ से हमने फंक्शन को जितनी बार भी चलाया हर बार उसको एक नए स्टूडेंट का नेम ऑफर किया है और उसकी स्टूडेंट ID। जब आप इसका आउटपुट चेक करते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, सेम फंक्शन मेरे को हर बार एक नया रिजल्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, रीयूजेबिलिटी, यानी कि रिपीटेडली जब भी आपको कभी फंक्शन से सेम टास्क परफॉर्म कराना हो लेकिन अलग अलग, तब हम लोग इस तरह से चीज़ों को डिफाइन करते हैं आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में। जैसे कैलकुलेशन आपने लिखा A+B, जितनी बार भी कोई यूज़ करेगा वो अपनी एक रन टाइम पर वैल्यू भेजेगा उसके अंदर, वो आपका टोटल होकर रिटर्न हो जाएगा। अब आप सोचो कि बार बार एक फंक्शन बनाए A, B हो गया, फिर आप बना रहे C, D, तो वो अननेसेसरी कोड की लेंथ को भी बढ़ाएगा, उसका कोई सेंस भी नहीं है बनाने का। तो यहाँ पर फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स के साथ हम लोग इस तरह से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एको कर दिया हमने अंदर वेरिएबल को, तो बाहर आपने कुछ भी एको वगैरह नहीं कराना है इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट, PHP डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, हम इसकी बात करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा PHP डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू, तो आर्ग्यूमेंट डिफ़ॉल्ट वैल्यू से मतलब ये है कि हम अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रखना चाह रहे हैं, ना कि PHP ने हमें कोई डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू दिया हुआ है। सो द फॉलोइंग एग्जांपल शोज हाउ टू यूज़ अ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। इफ़ वी कॉल द फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, इट टेक्स द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट अदरवाइज जो यूज़र ने डिफाइन किया हुआ है। तो हमने यहाँ पर जाके क्या लिखा, $मोड इक्वल टू ऑफलाइन। भाई क्लास में हमारे बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से हैं, तो हमने लिखा क्लास मोड इज़, तो यहाँ पर मोड क्या, ऑफलाइन, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, ऑफलाइन। अब मान लो कि आपने कहीं पर जाके लिख दिया क्लास मोड ऑनलाइन, क्लास मोड ऑनलाइन, क्लास मोड ऑनलाइन, जिसको आपने नहीं दिया वो क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली ऑफलाइन। यहाँ पर देख रहे हो ये लिखा रहा है ऑफलाइन वाला एग्जाम्पल, तो ये हुआ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। मगर मतलब कि PHP हमें डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हम अपना खुद का बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, PHP फंक्शंस रिटर्निंग वैल्यू। जनरली आपने देखा होगा जावास्क्रिप्ट में लोग डेटा क्या करते हैं, रिटर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। तो रिटर्न कैसे काम करता है,
यहाँ पर आएंगे, हमने लिखा फंक्शन सम करना है, यानी हमें टोटल करना है डॉलर एक्स एंड डॉलर वाई का। किस वेरिएबल के अगेंस्ट टोटल हो रहा है? डॉलर जी इक्वल टू डॉलर एक्स प्लस डॉलर वाई, और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर रहे हैं डॉलर जी का रिजल्ट। हर बार जितनी बार भी ये फंक्शन चलेगा बी आर लगा के हमें इसका रिजल्ट रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किया इसको एको, हमने यहाँ से वैल्यू दिया हर बार कैलकुलेशन के लिए अलग अलग। ठीक है, तो मुझे बार बार फंक्शन तो नहीं बनाना पड़ा, आपका ये फ़ायदा हो गया। आपने यहाँ पर सम फंक्शन को लिखा और आर्ग्यूमेंट्स जो आपके यहाँ पर डिफाइन है उसको आपने यहाँ पर वैल्यू दे दी हर बार अलग अलग। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि आपका टोटल हर बार अलग अलग तरीके से आ रहा है, और ये आपका जो सम वाला फंक्शन है ये आपको जी में डेटा रिटर्न करके दे रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर एको करा रहे हैं, या फिर आप अंदर ही लिखते एको एक्स प्लस वाई, तो भी आपका सेम आउटपुट आता है। लेकिन यहाँ रिटर्न को समझाना जरूरी है कि रिटर्न काम कैसे करता है। ठीक है, तो रिटर्न के केस में जब अंदर कोई एको नहीं है तो आपको एको लिख के यहाँ पर फिर टोटल करना पड़ेगा। तो ये है आपको दिखाने के लिए कि इनका टोटल क्या रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, टोटल हमारा यहाँ जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो जब आपने लिखा सम 5,10 तो आपका 15 ये बन रहा है। ये है जो हमने टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है, और ये है जो हमने यहाँ पर दो वैल्यू ऑफर की हुई है इसके अंदर। तो यहीं पर जावास्क्रिप्ट होता है तो कॉन्कैटिनेशन किससे होता है? प्लस से। PHP हम लोग सीख चुके हैं तो हमें ये पता है यहाँ पर जितनी बार भी कॉन्कैटिनेशन होगा वो आपका डॉट के साथ होगा। लेकिन रियल टाइम जो हमारे एक्स और वाई को एडिशन हमने किया वो हमने यहाँ पर किया है। अगर आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन डिफाइन कर देंगे तो आपका सब्ट्रैक्शन वर्क करेगा इसके अंदर। नेक्स्ट, पासिंग आर्ग्यूमेंट बाय रेफरेंस। इन PHP आर्ग्यूमेंट्स आर यूजुअली पास्ड बाय वैल्यू, which means that a copy of the value is used in the function and the variable that was passed into the function cannot be changed. When a function argument is passed by reference, changes to the argument also change the variable that was passed in. To turn a function argument into a reference, आपने यूज़ करना है एंड ऑपरेटर। तो ज़रा देखें इसमें हमने किस तरह से काम किया है। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया ऐड 10, और हमने क्या लिखा? डॉलर वैल्यू, बट इस बार साथ में क्या लिखा हुआ है? एंड। अब यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं वैल्यू प्लस इक्वल टू 10, यानी कि वैल्यू में हमने 10 और असाइन किया है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप जाकर देखते हैं नम इक्वल टू क्या है? 5। हमने लिखा ऐड 10, तो ऐड 10 में क्या कंटेन है? 10। तो जब आप यहाँ पर 5 देख रहे हैं इसके अंदर, हमने यहाँ पर ऐड 10 में डाला 5, तो हमारा रिटर्न क्या आएगा? 15। यानी कि आप अपने असाइनमेंट वाले उस पैरामीटर के अंदर अपना खुद का एक नया नंबर भी डाल पा रहे हैं, प्लस जो वैल्यू सर आप उसको भी कैलकुलेट कर पा रहे हैं। इसलिए मैं रिटर्न क्या आ रहा है इसका आउटपुट? 15। तो यहाँ जाके देखिए क्या रिटर्न आया? 15 आउटपुट हमें। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप यहाँ पर एंड लगाएंगे, अदरवाइज ये एरर कर जाएगा आपको। वेरिएबल नंबर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट की हम लोग बात करेंगे बाय यूजिंग द ट्रिपल डॉट। ठीक है, ट्रिपल डॉट ऑपरेटर इन फ्रंट ऑफ the function parameter, the function accepts an unknown number of arguments, that this is also called a variadic function। ठीक है, तो ये चीज़ जो हम यहाँ देख रहे हैं ये जब आप रिएक्ट सीखेंगे वहाँ पर भी आएगा। इसको हम लोग वहाँ पर जानते हैं स्प्रेड ऑपरेटर के नाम से, रिएक्ट के अंदर। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा। हेलो, हाँ जी, ठीक है, हाँ उस फोन में, हाँ उसमें वाईफाई। सो ट्रिपल डॉट ऑपरेटर को यहाँ पर जो हम लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? वेरिएडिक फंक्शन, बट इसको हम लोग डिफरेंट लैंग्वेज में जानते हैं आपका स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, सो वेरिएडिक फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स बिकम्स एन एरे ऑफ फंक्शंस दैट डू नॉट नो हाउ मैनी आर्ग्यूमेंट इट विल गेट। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर आएंगे, हमने एक फंक्शन बनाया टोटल माई नंबर्स, और ट्रिपल डॉट डॉलर एक्स हमने यहाँ पर इस तरह से मेंशन, नॉर्मली हम लिखते हैं क्या? डॉलर एक्स। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है इस बार? ट्रिपल एक्स। अब इसमें बेनिफिट क्या होगा आपको? हमारे पास एक फंक्शन है टोटल माई नंबर्स ट्रिपल डॉट डॉलर एक्स। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया डॉलर एन, हमारा जो स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। लेंथ इक्वल टू हमने डाला यहाँ पर काउंट डॉलर एक्स, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं फॉर लूप आई 0 से स्टार्ट होगा, आई इज़ लेस देन लेंथ, और आई तब तक इंक्रीमेंट करता रहेगा जब तक आपकी वैल्यू इक्वल टू बराबर ना हो जाए उसकी। ठीक है, हमने लिखा डॉलर एन प्लस इक्वल टू डॉलर एक्स, और डॉलर आई को हमने इसमें डिफाइन किया। ये क्या है? लूप। ठीक है, डॉलर एक्स क्या है? जो हमारा आर्ग्यूमेंट है ऊपर, है ना। लेंथ इज हमारा क्या है? वेरिएबल, जो कि काउंट करके निकालेगा। काउंट इज़ अ फंक्शन जो ये बताएगा कि एक्स की लेंथ हमारे पास कितनी अवेलेबल है, और यहाँ से हम लोग रिटर्न करेंगे डॉलर एन को। अब क्या होगा कि आप यहाँ पर डॉलर ए इक्वल टू इस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पर,
और यहाँ पर आप देखें मैंने बहुत सारी वैल्यू दे दी इसको, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने 5, 10 बता रहा हूँ। यहाँ पर डॉलर आई तो हमारा लूप का किससे हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इनिशियलाइज, हाँ वो है, उसमें कंफ्यूज मत होइए। हाँ हाँ कौन से ये कुछ भी रख सकते हो, आई की जगह कुछ भी रख सकते हो। ये डॉलर आई लूप में तो हम खुद से लगाते हैं ना, कुछ भी लगा दो, IABCD जो भी लगाना है लगा सकते हो, बस वो कहीं क्लैश नहीं करना चाहिए प्रोग्राम के अंदर, पॉइंट ये होता है। तो यहाँ पर एक जो हमें डिफरेंस देखने के लिए मिला इस वाले एग्जांपल में और ऊपर वाले एग्जांपल में, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर x और y था तो हमने 2 आर्ग्यूमेंट यहाँ से इसको लिख के दिए, बट इस बार क्या है हमारे पास बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स वैल्यू हैं, तो यानी कि यहाँ पर x, y, z, a, b कुछ बहुत सारी चीज़ें हमें डिफाइन करनी पड़ती, बट विद द हेल्प ऑफ वेरिएडिक फंक्शन हमें ये लिखना नहीं पड़ रहा नीचे उतनी बार, ठीक है। यहाँ जितनी मर्जी वैल्यू डालो, लेकिन ऊपर सिर्फ आपको वन टाइम ही डिफाइन करना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, हमने लिखा a में ये नंबर, b में ये नंबर, और जब दोनों का आप प्रिंट करोगे a और b, तो यहाँ पर आपको इसका रिजल्ट रिटर्न आएगा, क्या लिखा रहा है, 145 एंड 265। अ फंक्शन दैट डू नॉट नो हाउ मैनी आर्ग्यूमेंट इट विल गेट। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पे जब हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आप देखें इसका टोटल कितना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, प्लस इक्वल टू कर रहे हैं $x और उसके अंदर i को हम लोग लूप में डालते जा रहे हैं। तो ज़रा टोटल मार के देखो एक बार छोटा सा, 60, 50, 20, 10 और हमने क्या लिखा था 5, कितना आया। तो एक बार ज़रा यहाँ पर रिजल्ट अपना मैच करके देखो कितना आ रहा है, 145 है ना। तो जितना बड़ा भी आपको टोटल करना है, बस अपना खाली नंबर लिखते जाइए, ये काम आपका करता जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह से हमने एक और बी बनाया, यहाँ पर हमने इस बार इसको पहले से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू ऑफर की है, तो हमारा उसका भी टोटल उसने हमें रिटर्न कर दिया इसके अंदर, यहाँ पर 265। तो समझने वाला पॉइंट ये है कि अगर हम लोग कोई बड़ा नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं PHP के साथ, तो आपको उतने नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल आर्ग्यूमेंट के बेसिस पर मल्टीपल अपने आर्ग्यूमेंट्स को कैलकुलेट करा सकते हो इजीली, ठीक है। नहीं तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। अब यूज़र मान लो आपने एक प्रोग्राम बना दिया कि भाई यहाँ पर XYZ 3 वैल्यू हम लोग चला पा रहे हैं, तो यूज़र 3 वैल्यू के टोटल कर सकता है, बट इस केस में इन्फिनाइट वैल्यू का वो टोटल निकाल सकता है आपका, ठीक है। तो ये आपको नई चीज़ मिलती है इसके अंदर, ट्रिपल डॉट। तो यहाँ पर इसका नेम होता है वेरिएडिक, यानी कि वेरिएबल वैल्यू, यानी कि हर बार मेरे पास वैल्यू x की डिफरेंट होगी, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। सो हाँ पंकज, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो ज़रा जल्दी से। हाँ अभी तो वैसे क्लियर है ना, आई वाला क्या है, आप पूरा भूल जाओ, बस इतने पर ध्यान दो। तो जब भी हम लोग कोई इनिशियलाइजेशन करते हैं तो हम लोग आई की वैल्यू या तो 1 रखते हैं या कुछ रखते हैं, उस तरह से चीज़ें होती हैं। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, आई इज़ लेस देन कोई नंबर, बट हम लोग यहाँ पर नंबर जो है वो किससे ले रहे हैं, लेंथ से ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि काउंट ये क्या कर रहा है, यहाँ से लेंथ लेके आ रहे हैं उसकी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग आई को तब तक चलाएंगे जब तक लेंथ हमारी पूरी ना हो जाए, और उसका वो टोटल क्या कर रहे हैं हम लोग अलग अलग लाइन में प्रिंट करा के, एन जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है 0, हम उसके अंदर प्लस इक्वल टू कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जितना भी आर्ग्यूमेंट यहाँ लिखा होगा वो टोटल होके एक वैल्यू प्रिंट करेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से हमने रिटर्न करा दिया NBR। तो ये एक ऐसा लॉजिक आपने बना के रख लिया जिसमें आगे चल के आप जितनी बार भी लिखो, कोई भी नंबर चलाते जाओ, वो आपका काम कर जाएगा। हर बार आपको यही सेम काम कराने के लिए बार बार नए नए लूप और फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ पर यू कैन ओनली हैव 1 आर्ग्यूमेंट विद वेरिएबल लेंथ,
एंड इट हैज़ टू बी द लास्ट आर्ग्यूमेंट, द वेरिडिक आर्ग्यूमेंट मस्ट बी द लास्ट आर्ग्यूमेंट। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये फर्स्ट नहीं होना चाहिए। पता चला कि आपका इसके पहले आपने ये डिफाइन किया $x और इसके बाद जाके आप यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि $A, $B, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका काम नहीं करेगा। ये कब काम करेगा कि जब आप इसको यहाँ से कट करके यहाँ लिखते हैं इस तरह से, तो ये एक्सेप्टेबल है। अगर इसके एंड में होगा और आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं इस तरह से, तो ये काम नहीं करेगा आपका। इस लास्ट स्टेटमेंट का मतलब हमारा ये है इसके अंदर। अब जैसे दूसरा एग्जांपल आप देखो, द वेरिडिक आर्ग्यूमेंट मस्ट बी द लास्ट आर्ग्यूमेंट, तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर एक डिफरेंट एग्जांपल से देख रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा है, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, वेरिएबल टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक, लेंथ हमने लिखा है काउंट फर्स्ट नेम, लूप चलाया सेम वही जो ऊपर हमने काम किया हुआ है, ठीक है। हमने लिखा है यहाँ पर हाई फर्स्ट नेम, $i को हमने यहाँ पर कॉल किया और लास्ट नेम को हमने इसके बाद में प्रिंट कराया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको रिटर्न किया। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, ली, जॉन, एमिली, हमने यहाँ पर 3 नेम पास किए माई फैमिली के अंदर। अब यहाँ पर जब आप $a को रिटर्न कर रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या लिखा है, हाय जॉन ली, हाय एमिली ली, बट यहाँ पर हमने वैल्यू कितनी डिफाइन की थी, जॉन एंड एमिली, ठीक है। और लास्ट नेम हमने क्या रखा है, ली इसके अंदर। तो अगर मैं लास्ट नेम को यहाँ से हटा के फर्स्ट नेम के बाद में ले जाता हूँ अगर यहाँ पर, ठीक है, और अब आप जरा इसको चला के देखो इसका आउटपुट क्या बनता है। क्या लिखा है, ओनली द लास्ट पैरामीटर कैन बी वेरिएडिक। समझा है, यानी कि ट्रिपल डॉट वाली जो वैल्यू है वो ही लास्ट हो सकती है, उससे पहले नहीं, ठीक है। तो इसने लाइन नंबर 147 में एरर ढूंढ के निकाल दिया। तो लाइन नंबर 147 आप चेक करें कि ये मिस्टेक हमारी कहाँ पर हुई है। देख रहे हैं एग्जैक्ट लाइन नंबर 147, जहाँ पर हमने वेरिडिक वैल्यू को पहली वैल्यू बना दी, जबकि वो क्या होनी चाहिए थी, लास्ट वैल्यू। तो इसलिए इसका ध्यान रखना, जब भी आप इसका किसी दूसरे वेरिएबल के साथ आर्ग्यूमेंट के साथ यूज़ कर रहे हैं तो ये एंड वैल्यू बनेगा, ना कि फर्स्ट वैल्यू। तो इसका फ़ायदा क्या, मुझे 2 लोगों के नाम में सरनेम ऐड करना था, तो हमने ली को यहाँ पर पहले रखा और बाकी नेम को हमने बाद में दिया, और उसने उसी बेसिस के ऊपर यहाँ पर हमें दोनों का डेटा डिफरेंट रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि एंड में क्यों रखा जाता है ये वाला पार्ट। आगे बढ़िए। PHP फंक्शन में आइए। इसके लिए हम लोग अपनी और इस फाइल को रन कराओ वेब ब्राउज़र में। क्लिक ऑन बैक, रिफ्रेश, PHP फंक्शंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में और इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड की थी, जॉय, जैन। तो यहाँ पर आप जाके देखें, इसमें ये देखिए, तो ली स्टार्ट नेम है, जॉन, एमिली, जॉय, जैन, हमने यहाँ से नेम डिफाइन किया है। तो हर सभी के आगे वो अपना जो है ली वो ऐड कर जा रहा है। सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इफ़ द वेरिडिक आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट द लास्ट आर्ग्यूमेंट यू विल गेट एन एरर, जो कि मैंने आपको भी चेंज करके दिखाया था। हैविंग द ट्रिपल डॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रिपल डॉट ऑपरेटर, इसी को यहाँ पर लोग देख रहे हैं वेरिडिक के नाम से, इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। ध्यान रखिएगा, ऑन द फर्स्ट ऑफ 2 आर्ग्यूमेंट्स विल रेज एन एरर। तो ध्यान रखना, स्टार्ट नहीं होगा, एंड में ही जाएगा। अब यहाँ पर लोग देखते हैं PHP के बारे में। PHP इज अ लूजली टाइप लैंग्वेज। जैसे कि जावास्क्रिप्ट लूजली टाइप है, सिमिलरली PHP भी आपकी लूजली टाइप है। लूजली टाइप से हमारा मतलब क्या है,
In the example above, notice that we did not have to tell PHP which data type the variable is. PHP automatically associate a data type to the variable depending on its value. Like अगर आपने लिखा $x इक्वल टू a, ठीक है, डबल कोट में, तो वो उसको स्ट्रिंग में काउंट कर लेता है. अगर हम लिखा $b इक्वल टू कोई नंबर डबल कोट में, तो वो उसको भी नंबर में समझ लेगा. ये नंबर समझता है. यही तो लूजली टाइप है जो बताना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो समझाऊंगा मैं भी, इसका ज़रा समझना. तो PHP ऑटोमेटिकली एसोसिएटेड डेटा टाइप टू द वेरिएबल डिपेंडिंग. तभी हाँ, तो बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे हम लोग वो कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट में, जब आप यूज़ करते हैं ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर, तो वो जनरली हम लोग नंबर अगर देखते हैं हम लोग कि 5 अगर हम लोग लिख रहे हैं तो वो 55 लिखता है उसको. लेकिन अगर आप चेक करने जाओगे 2 टाइम इक्वल टू पे कि नंबर है क्या है, तो वो उसको नंबर बताएगा. लेकिन ट्रिपल इक्वल टू जब चेक करते हैं तब वो कहता है भाई नहीं, ये गलत वैल्यू है. तो इसी को हम लोग देखने वाले हैं भी. Since the data type are not set in a strict sense, you can do things like adding a string to an integer without causing an error. ठीक है. So PHP 7 में क्या था कि टाइप डिक्लेरेशन आपका ऐड किया गया. This gives us an option to specify the expected data type when declaring a function. By adding the strict declaration, it will throw a fatal error if the data type mismatch. तो PHP 7 से इसके अंदर आपको ये बेनिफिट मिला है कि भाई आप अपने डेटा के टाइप को डिफाइन कर सकते हो. और जब PHP 7 आया था तभी मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था आपका क्या बोलते हैं उसको, टाइप स्क्रिप्ट. तो जावास्क्रिप्ट में भी क्या होता है ना कि हम लोग टाइप नहीं बताते किसी वेरिएबल का, कि हमने वेरिएबल के अंदर जो, एक सेकेंड दीजिएगा, हेलो. जावास्क्रिप्ट में जैसे हम लोग कुछ वेरिएबल अपना डिफाइन करते हैं, हम लोग ये नहीं लिखते कि ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है. हम लोग एज्यूम करते हैं कि डबल कोट में नहीं है तो वो नंबर है, अगर वो डबल कोट में है तो वो क्या है, स्ट्रिंग है. लेकिन अगर यही काम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर होता है तो आपको हर एक डेटा का टाइप बताना पड़ता है, इसलिए उसका नाम है टाइप स्क्रिप्ट. ठीक है. तो यहाँ पर ये ऐड किया गया इसके अंदर कि आपको बताना पड़ेगा स्ट्रिक्ट फॉर्म में, और उधर जावास्क्रिप्ट के लिए टाइप स्क्रिप्ट लिखेगी जो कि एंगुलर के साथ यूज़ होती है, और रिएक्ट में भी अब डाल दी गई है टाइप स्क्रिप्ट, ताकि एरर कम से कम बने उसके लिए. तो चलो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 112 द स्ट्रिक्ट डिक्लेरेशन फोर्सेस थिंग्स टू बी यूज इन द इंटेंटेड वे. तो अब इसका आउटपुट देखें यहाँ पर ये किस तरह से चलता है. चल, तो यहाँ आते हैं. अलग अलग सिनेरियो यहाँ पर बने हुए हैं. जैसे एक हमारे पास फंक्शन है ऐड नंबर, हमने यहाँ पर क्या लिखा इसका कि इंटीजर और इंटीजर. ठीक है, हमने ये चीज़ यहाँ पर जाकर डिफाइन की है इसमें. तो INT स्टैंड फॉर इंटीजर. अगर मैं ना लिखूँ तो भी ये ए में जो अगर आप नंबर डालोगे तो नंबर रीड करेगा, और अगर डाल दोगे तो ये इसको टाइप में समझेगा. देखो क्या लिखा है, पैरामीटर एट द रेट इंटीजर टाइप और इंटीजर टाइप. और अगर हम ये ना लिखें यहाँ पर इस तरह से, अब यहाँ पर आप माउस लेके जाइए, क्या लिखा है, मिक्स्ड. मिक्स्ड मतलब यानी कि ए और बी हमारे दो ऐसे वेरिएबल है जिसको हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं अभी इस केस में. बट अगर इंटीजर लिखा गया तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर को ही रीड करेगा उस केस में. ये क्लियर है. तो INT लगाने से हमारा इंटीजर बन गया ये. तो चलो इसको एक्टिवेट करने से पहले हम ज़रा एक एक करके ऊपर वाले अनलॉक करेंगे. तो सबसे पहला हम यहाँ डिफाइन करते हैं ये वाला. तो चलो ज़रा देखो, हमारे पास फंक्शन क्या है, ऐड नंबर्स. हमने लिखा मिक्स्ड फॉर्म में $A एंड $B. रिटर्न कर रहे कि भाई दोनों टोटल होके आपको मिल जाए. एको करा है हमने ऐड नंबर 34, डबल कोट में डाला हमने जानबूझ के 78 डाला, और हम इसको जा रहे हैं टोटल करने के लिए. तो यहाँ जब आप इसको जाके टोटल करेंगे, ठीक है, तो नीचे आइए, तक आपको क्या रिटर्न आता है, 112. चलो VS कोड ओपन करो, यहाँ पर आपका कैलकुलेटर ओपन है. 78 + 34 हमारा कितना आता है. तो यानी कि अगर ये होता है जावास्क्रिप्ट तो ये टोटल ना आके ये एज इट इज़ लिख देता आपका क्या 3478. बट PHP क्या करता है, टोटल कर लेता है इसका भी. ठीक है.
अब इसमें हम दूसरा टाइप देखते हैं इसका, यहाँ जाइए, दूसरे टाइप पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा का टाइप बता रहे हैं कि हमारा डेटा का टाइप क्या है, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। बट हम जानबूझ के फिर से गलती करते हैं, यहाँ पर चेक करने के लिए हमने लिखा डबल कोट, ठीक है, डबल कोट, और एक हमने लिखा नंबर फॉर्म में, दूसरा हमने लिख दिया स्ट्रिंग फॉर्म में। ज़रा चेक करें इसको और यहाँ पर जाके रिफ्रेश कराएं अपनी फाइल को, क्या कर रहा है ये, अब भी टोटल कर पा रहा है इसको। फिर तीसरे एग्जांपल में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इधर जाइए, वैसे ये हमारे दोनों एग्जांपल सेम ही, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो अभी तक हमने कहीं पर ना स्ट्रिक्ट का यूज़ नहीं किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर एक डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, स्ट्रिक्ट अंडरस्कोर टाइप इक्वल टू 1 स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अब ज़रा इसको ज़रा अनलॉक करो और इसके साथ इसको चला के देखो, तो ये क्या बोलता है, एक्सपेक्टेड टाइप क्या होना चाहिए दूसरी वैल्यू का, इंटीजर लिखा आ रहा है एरर के साथ एक्सप्लेनेशन। ये आपसे ये कह रहा है कि भाई आपने ऊपर क्या लिखा है, इंटीजर टाइप लिखा है, तो इंटीजर में इंटीजर वैल्यू देंगे आप, स्ट्रिंग वैल्यू नहीं दे सकते, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से इंटीजर ले लेता हूँ तो एरर आपका चला जाएगा और ये आपका करेक्ट होकर आपको सही से डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब स्ट्रिक्ट टाइप्स यहाँ पर हमारा ऑन है, डिक्लेरेशन मस्ट बी द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इन द स्क्रिप्ट। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी आप ये स्ट्रिक्ट टाइप लगा रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट के बिल्कुल ऊपर जाएगा, बिल्कुल टॉप में, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप देखो इस तरह से, PHP फंक्शन स्ट्रिक्ट, हमने कोड लिखा, सुपर क्या डाला हमने, स्ट्रिक्ट टाइप, फिर हमने अपना फंक्शन लिखा, फिर हम लोग इसका टोटल चेक करें। तो ये फ्लोटिंग नंबर अगर आपके पास है, जिसको हम लोग डेसिमल के साथ देखते हैं, तो आप फ्लोट लिखते हैं 1.2 या जो भी आपकी पॉइंट से फिगर आती हैं, और अगर आप कोई सॉलिड उसमें लिख रहे हैं तो आप इस तरह से जाकर डिफाइन कर लें। तो ये दोनों मेरे फ्लोटिंग के एग्जाम्पल हैं। इसी में मैं यहाँ पर जाके देखो शायद पड़ा है या नहीं, इसमें नहीं है तो मैं डाल देता हूँ ऊपर जाके। आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको किधर गया भाई, नीचे चलो नीचे चलो नीचे चलो, यहाँ ये इस लाइन को ओपन करेंगे, यहाँ से कट, सबसे ऊपर जाइए और यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे PHP पेस्ट एंड PHP क्लोज। चेक करके देखते हैं क्या ये एरर को फाइंड कर रहा है कि नहीं, तो काम कर रहा है, ठीक है। और अगर आप ऊपर वाली लाइन की स्टेटमेंट को बंद करके आ जाते हैं स्ट्रिक्ट टाइप को, तो ये एरर हमारा डाइल्यूट हो जाता है, चला जाता है। तो इसको ज़रा ऑन करके आप यहाँ से सेव करिए, और अब हम लोग ये चेक करके देखेंगे कि भाई हमें यहाँ पर क्या स्ट्रिक्ट टाइप डिक्लेरेशन मस्ट बी वेरी फर्स्ट ये रिटर्न आ रहा है या आउटपुट हमें मिल रहा है। एरर चला गया, तो हमें ये समझ में आया कि जब भी आप स्ट्रिक्ट टाइप लगाएं डॉक्यूमेंट की बिल्कुल टॉप में, यानी कि जहां हम लोग डॉक्यूमेंट का टाइप डिफाइन करते हैं HTML5 उससे पहले रखना है, ठीक है। और अब आप नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक फैटल एरर दिखाई दे रहा है, अनकॉट टाइप एरर। फंक्शन का नेम क्या है, ऐड नंबर, आर्ग्यूमेंट 2 यानी कि जो $b है मस्ट बी ऑफ टाइप इंटीजर, हमने क्या दिया है, स्ट्रिंग गिवन। तो बहुत अच्छे से एरर बन के आ गया हमारा, हमें ये पता चल गया कि हमने गलत डेटा टाइप प्रोवाइड किया है उस चीज़ को। अगर ये डेटा टाइप सही होगा तो आपको ये एरर नहीं मिलेगा, अगर आपका सही होगा तो आपका आउटपुट आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा, 34 इन्वर्टेड कोड में क्या डाल रखा है, इस चीज़ को ठीक कर दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जाइए, डेटा का टाइप बदल देते हैं इस लाइन नंबर में। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जब आप यहाँ पर देखें रेड कलर से आपको ये अलग से हाईलाइट हो रहा है, यहाँ जाइए, इसको हटाइए, Ctrl+S करिए, और जैसे आप फाइल को रिलोड करेंगे, द स्ट्रिक्ट डिक्लेरेशन फोर्सिंग थिंग्स टू बी यूज्ड इन द इंटेंटेड वे, यानी कि अगर आप उसको सही तरीके से नहीं डिफाइन करोगे सही इंटेंट से, तो आपको एरर देगा ही देगा उस केस में। तो ये नंबर के साथ बहुत बढ़िया तरीके से आपको काम करने का मौका मिलेगा। अदरवाइज PHP क्या करता है, डबल कोट में हो या नंबर में लिखा हो सब टोटल कर लेता है, जावास्क्रिप्ट यहाँ फेल हो जाता है। तो ये दोनों में एक डिफरेंस आता है। तो इंटरव्यू में बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि भाई मान लो अब जावास्क्रिप्ट हम लोग कहते हैं ना कि PHP कम्प्लीटली बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट,
भाई तरीके तो सारे वही है ना, बस लिखने का तरीका बदल गया हमारा। तो इंटरव्यू क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, जनरली सबसे ज़्यादा पीएचपी के डेवलपर यही मिस्टेक करते हैं, बोल देते हैं कि जी टोटल कर देगा। ठीक है, तो ठीक है, तो बताओ भाई, तो जो पीएचपी चलाने वाला है उसने वो जावास्क्रिप्ट कम चलाता है, वो कहेगा जी जावास्क्रिप्ट में टोटल हो जाएगा, और जो जावास्क्रिप्ट चलाने वाला है वो पीएचपी कहता है टोटल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ध्यान रखना है, स्ट्रिंग और नंबर को जो आपका जावास्क्रिप्ट है वो टोटल नहीं करता है और पीएचपी कर लेता है इस चीज़ को। ठीक है, बस इस केस में ये ध्यान रखिएगा, आपका स्ट्रिक्ट टाइप जो हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया हुआ है ये पेज के बिल्कुल ऊपर जाएगा, वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, मतलब सबसे पहले, यानी कि डॉक टाइप से भी पहले। स्ट्रिक्ट टाइप 1 का मतलब हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है कि जो भी वैल्यू आप डालेंगे ये प्री डिफाइन है, इसके अंदर वो आपका न्यूमेरिक ही जाएगा। अगर आप यहाँ डबल कोट में चेक कराएंगे तो फिर डबल कोट में ही वैल्यू को नीचे एक्सेप्ट करता है। इस केस में स्ट्रिंग के लिए लिखने की जरूरत नहीं थी, स्ट्रिंग और ये तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली रीड करता ही है। इस स्ट्रिक्ट में टाइप ही बन चलता है, स्ट्रिक्ट में टाइप ही बन आता है और कोई टाइप नहीं आता आपका स्ट्रिक्ट के अंदर। अब बाकी जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं फ्लोटिंग हो या आपका जैसा भी हो, हर एक केस में आपको ऐसे ही डिफाइन करना है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कास्टिंग जो कर रहे हैं, जैसे अब ये 2 एग्जांपल आप समझे। हाँ, डॉट वाले हैं, तो हमें ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं फ्लॉट के लिए, क्योंकि फ्लॉट भी तो कहीं ना कहीं एक नंबर ही है ना। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा 1, यहाँ पर मैंने बताया कि भाई हमारा पास जो डेटा नीचे है वो यहाँ पर जो यूज़र हमें देगा वो 1.2 2.2 है। तो ज़रा चेक करके देखो 1.2 2.2 का आउटकम हमें क्या मिल रहा है। ज़रा बैक जाएंगे इसके लिए, क्या रिटर्न आया हमें 3, और इसका हमें क्या आउटपुट आ रहा है 3.4। ठीक है, तो यहाँ पर इस फाइल का देखें, ये है PHP फंक्शन रिटर्न स्ट्रिक्ट, और इस वाले एग्जांपल में हमने लिखा फ्लॉट और यहाँ पर हमारा जो टोटल है 1.2 और इसका तो 3.4 बना। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई हमें फ्लॉटिंग नंबर से फ्लॉटिंग को छोड़ के सिर्फ आगे के नंबर को लेना है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ जाके रिटर्न से पहले हमने इसको इंटीजर बना दिया। फिर से क्या लिखा, इंटीजर a+b। तो यूज़र भले से डेसिमल थे, मैं पॉइंट को छोड़ दूंगा, मैं तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर उठा लूँगा, उसका क्या है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से डेटा यूज़र डाल रहा है हमें फ्लॉटिंग, लेकिन हम उसको कास्ट कर दे रहे हैं अगेन इंटीजर के अंदर। तो अगर आप चाहते हो कि आपके फ्लॉटिंग नंबर टोटल ना हो तो आप इस तरह से करोगे, अगर आप चाहते हैं टोटल हो तो आपको इंटीजर का यूज़ नहीं करना है, फिर आपने इस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, तो ये मैंने टॉप में डिफाइन कर दिया है यहाँ पर, और आगे चलते हैं। इसी वाली फाइल में बैक करेंगे, फिर से इसको फंक्शंस को रीओपन करेंगे और नीचे आते हैं। PHP return type declaration. PHP 7 also supports type declaration for return statement, like with the type declaration argument. By enabling the strict requirement, it will throw a fatal error on a type mismatch. ये इतना जल्दी कौन आया? हिमानी आपने अभी ज्वाइन किया है, क्लास में थे ही नहीं आप? कैसे? ओके, कोई बात। तो यहाँ पर हम लोगों ने, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। सो टू डिक्लेयर अ टाइप फॉर द फंक्शन रिटर्न, ऐड अ कॉलन एंड द टाइप राइट बिफोर द ओपनिंग करली ब्रेसेस ब्रैकेट व्हेन डिक्लेयरिंग द फंक्शन। तो हमने इसके लिए 2 अपने फाइलें बना के मैंने डाली हुई हैं जिनका आपने एग्जांपल देखा है। यू कैन स्पेसिफाई अ डिफरेंट रिटर्न टाइप दैट एंड द आर्ग्यूमेंट टाइप, बट मेक श्योर द रिटर्न इज करेक्ट टाइप। तो ये जो फाइल है आपकी, यहाँ से आप देख रहे हैं रिटर्न हम लोग क्या कर रहे हैं डेटा को, इसमें हम लोग इंटीजर के साथ कर रहे हैं ब्रैकेट लगा के, और इसमें हम लोग डायरेक्ट रिटर्न कर रहे हैं। बाकी इस फाइल के अंदर कोई भी और चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, ये फ्लॉट है तो आपका फ्लॉट टोटल हो रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या रिटर्न करा रहे हैं, इंटीजर के साथ, क्योंकि फ्लॉटिंग वैल्यू है लेकिन रिटर्न किस में होगी, इंटीजर में होगी। तो हमने क्या लिखा, रिटर्न इंटीजर। अगर ये नहीं लगाओगे तो ये काम नहीं करेगा इधर। ठीक है, तो ये लगाना ज़रूरी है इसके आगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा है वो क्या है, PHP के अंदर फंक्शन और लूप के अंदर जो रिमेनिंग हमारे पार्ट थे वो पार्ट हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे इसकी प्रॉपर्टी। वैसे ऑलमोस्ट सब PHP की प्रॉपर्टीज़ का एंड करने वाले हो हम लोग। अब इसमें
फॉर्म स्टार्ट करेंगे। फॉर्म के बाद हम इसमें एजेक्स भी देखेंगे, एजेक्स किस तरह से आपकी काम करती है और कितना हेल्पफुल होती है। सो जब तक हमारे पास कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं थी रिएक्ट वगैरह, तो हम लोग क्या करते थे, एजेक्स से ही सारी काम करते थे। एजेक्स यानी कि किसी वेबसाइट के अंदर यूज़र को पूरा इंटरफेस बिना लोड कराए पर्टिकुलर पार्ट को अपडेट करा के देना, ये काम करता है आपका एजेक्स। ठीक है, जैसे आप आज तक की वेबसाइट पर जाओ तो वहाँ पर, आज तक का एग्जांपल छोड़ो, हम लोगों ने बूटस्ट्रैप पढ़ा हुआ है ना, तो बूटस्ट्रैप हम लोगों ने पढ़ा हुआ है टैब एंड अकॉर्डियन। उसका काम क्या है कि भाई पूरा पेज चेंज करने की जगह पर्टिकुलर टैब पे जैसे यूज़र क्लिक करेगा उतने एरिया का डेटा हमारा मिल जाता है हमें। सो वो एजेक्स का ही एक पार्ट है। लेकिन हम लोग यहाँ पर एजेक्स में चला के देखेंगे HTTP रिक्वेस्ट वगैरह किस तरह से काम करती है, जिससे हम किसी डिफरेंट डेटा को उस पेज में ला के डिस्प्ले करा पाए। ठीक है, तो मिलिए नेक्स्ट।